आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संजय निरुपम पवन खेड़ा प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। सामने रखा है इस तरह का। और भी कहते आलोक इंडस्ट्रीज एक टेक्सटाइल कंपनी है, 5000 करोड़ इसके ऊपर कर्ज था, ये कंपनी 500 करोड़ में बिक गई। आलोक इंडस्ट्रीज के प्रमोटर्स के बारे में पेंडोरा पेपर्स में नाम आए कि पेंडोरा पेपर से बताया गया कि आलोक इंडस्ट्रीज के जो प्रमोटर्स हैं इनके ऑफशोर अकाउंट से इसमें इतने पैसे हैं। मतलब इनके प्रमोटर्स ने आलोक इंडस्ट्रीज को डुबाते समय बैंकों का पैसा फंड साइफन ऑफ किया, डाइवर्ट किया अपने ऑफशोर कंपनीज में, उसकी कोई जांच नहीं हुई और 4,500 करोड़ बैंकों का पैसा डुबा दिया गया। और आलोक इंडस्ट्रीज के मालिक निठल्ले छुट्टे घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं हो रहा। इसी तरीके से एक कैसे कुमार मेटलर्जिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके ऊपर 5,600 करोड़ रुपए का लोन था और कंपनी कितने में बिकी आखिर में? 41 करोड़ में। इतना बड़ा हेयर कट आईबीसी रूट के तहत जो दिया जा रहा है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, ये एमटेक के जरिए मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं। लेंडर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव बैठ रहे हैं लिक्विडेशन प्रोसेस में, वो 5,600 करोड़ की एक कंपनी को 41 करोड़ में बेचने का डिसीजन ले लेते हैं और उसका कोई आधार नहीं है और उससे उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। ना तो प्रमोटर से कोई पूछ रहा है, ना लेंडर्स के रिप्रेजेंटेटिव से पूछ रहा है, ना पूरे प्रोसेस पे कोई सवाल उठा रहा है। वेणुगोपाल धूत जी का नाम सुना होगा आपने, वीडियोकॉन कंपनी, 46,000 करोड़ रुपए का कर्ज इस कंपनी पे। यह कंपनी आने वाले दिनों में 3,000 करोड़ में बिकने जा रही है, ऐसी पब्लिक में इंफॉर्मेशन आई है। स्टरलाइट नाम की कंपनी जो वेदांता वाले हैं वो लोग खरीद रहे हैं। अब वेणुगोपाल धूत जैसे एक मारवाड़ी बिजनेसमैन, श्रूड बिजनेसमैन, होशियार बिजनेसमैन, वो 46,000 करोड़ रुपए कर्ज लेके कंपनी डुबा देता है कि इतना आसान है क्या? किसी ने आज तक पूछा कि ये बैंकों का ये कर्जा गया कहां? ये कोई सवाल पूछने वाला नहीं। बोले नहीं जी, आईबीसी रूट के तहत इनका रिजोल्यूशन प्लान हो गया एंड दिस कंपनी इज ऑलरेडी सोल्ड आउट टू अ न्यू कंपनी, सो द चैप्टर इज क्लोज्ड। यहां पे सरकार भ्रष्टाचार को होने दे रही है या भ्रष्टाचार की तरफ नजर नहीं डाल रही है, चुप्पी साध रही, या फिर उस पूरी प्रक्रिया में शामिल हो सकती है। इसकी छानबीन होने के बाद पता चलेगा। बैंक इतने बड़े हेयर कट क्यों दे रहे हैं, ये बार बार सवाल उठ रहा है। इस तरह की और भी बहुत सारी कंपनियां, जैसे अनिल अंबानी की कंपनी, अनिल अंबानी जी तो सरकार के दामाद हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है उनसे। उनकी कंपनियों ने 1.25 लाख करोड़ का डिफॉल्ट कर रखा है। नहीं, अनिल अंबानी के अलग अलग, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, सबने मिलके 1.25 लाख करोड़ बैंकों का खा के बैठा हुआ है। वो कल परसों खबर आई कि वो डायरेक्टर पोस्ट रिजाइन कर रहे। क्यों? ताकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। तो समय रहते अगर कार्रवाई करेंगे, प्रोमोटर्स को पकड़ेंगे, तो पता चलेगा कि आपका बैंक का पैसा कहां साइफन हुआ, कहां डाइवर्ट हुआ है और कैसे डाइवर्ट किया, कैसे सेल कंपनियों में भेजा जा रहा है पैसा। इसी तरह से और भी जेट एयरवेज का नाम सुना होगा आपने, जेट एयरवेज से आपने सफर भी किया होगा। 15,000 करोड़ बैंक का कर्ज था और ये 1,800 या 2,200 में बिक रही है कंपनी। किसी ने आज तक नरेश गोयल से पूछा नहीं कि पैसा गया कहां, क्योंकि वो तो बहुत शार्प बिजनेसमैन थे। वो तो टिकट सेल करने वाले के एजेंट थे और वहां से इतना बड़ा एयरलाइन खड़ा कर लिया और वो एयरलाइन कंपनी बैठ गई और गोयल जी बैठे हुए मुंबई में आसानी से, आराम से। डीएचएफएल 38,000 करोड़ का बैंक लोन डिफॉल्ट किया, इसके प्रमोटर्स इस समय जेल में। मैं आभारी हूं, लेकिन किसी दूसरे केस में गए हैं जेल में। हां, आगे जाकर के और कार्रवाई होनी। एचडीआईएल इनके चाचा की कंपनी है, वो भी डिफॉल्ट कर गई है। तो जब भी इस तरह के केसेस आते हैं, पर्टिकुलर याद करिए एबीजी शिपयार्ड के समय, तब सरकार और खासकर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहती हैं कि लोन तो यूपीए के जमाने में दिया गया था और ये कह के सरकार बच के निकल जाती है। हां बिल्कुल, लोन हमारे जमाने में दिया गया था। लोन देना, लोन लेना कोई गलती नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। यह बैंकों का, यह सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। यह बिजनेस का एक तरीका है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन लोन लेने के बाद डिफॉल्ट करना, विलफुल डिफॉल्ट करना और जानबूझकर फंड डाइवर्ट करना, यह गुनाह है और यह पिछले 5-6 वर्षों में खूब हुआ है, बल्कि उससे पहले भी हुआ होगा और इसकी जांच, इसकी छानबीन नहीं हो रही है। और इस लूट में आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत जो एक पूरा एक नया तंत्र बना है, यह पूरा तंत्र शामिल है।
क्या इस सिस्टम को सरकार का प्रोटेक्शन प्राप्त है या सरकार भी इसमें शामिल है? इस सवाल का जवाब आगे जाकर ढूंढना चाहिए। एमटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो सैंपल केस, इसे साबित करने के लिए हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब एमटेक ग्रुप का केस हम आपके सामने रखें। समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूं? थोड़ा टेक्निकल ज्यादा है, लेकिन मैंने जानबूझ के बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। सॉरी। तो आईबीसी के तहत जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो कायदा बना 2016 में मोदी सरकार ने बनाया, उसके तहत जो बैंक्रप्ट कंपनियां उनको रिवाइव करने, उनको सेल करने का एक सिस्टम तैयार किया। उसके तहत 3 नई ताकतें तैयार की गई, 3 नए शक्ति केंद्र बने। पहला शक्ति केंद्र था एनसीएलटी, है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जैसे कोई प्रोमोटर बोलता है मैं कंपनी नहीं चला पा रहा हूं, एनसीएलटी में जाता अपना एप्लीकेशन लेके, यानी कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। अब एनसीएलटी इतना पावरफुल हो गया है, एनसीएलटी में इतना करप्शन हो रहा है, एनसीएलटी के दलाल दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर चंडीगढ़ तक इतने बड़े पैमाने पे घूम रहे हैं कि जी आपका कंपनी बचाना है, जी आपको सस्ते में दिलाना, हम करके देते। एक शक्ति केंद्र भ्रष्टाचार का। दूसरा, इसके अंदर एक आरपी अपॉइंट होता है। आरपी क्या है मैं बताना चाहूंगा। इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। जैसे ही कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, एनसीएलटी एक किसी ऑडिटर को या चार्टर्ड अकाउंटेंट को या ऑडिट फर्म को अपॉइंट करती है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। मतलब इस कंपनी का पूरा लिक्विडेशन का वैल्यूएशन तय करने की जिम्मेदारी आपकी है। वो कंपनी लिक्विडेशन वो कंपनी उस लिक्विडेशन का वैल्यूएशन तय करती है, लिक्विडेशन वाली कंपनी का वैल्यूएशन तय करती है। अब ये आरपी एक नया शक्ति केंद्र है। जैसे लिक्विडेशन है, पूरी कंपनी इज टेकन ओवर बाय आरपी, ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी। पूरा ट्रांजैक्शन वो देखेगा, उस कंपनी को किस भाव पे बेचना है, कितना हेयर कट देना है, वो आरपी तय करता है। वो एक इंसान है, वो एक ऑडिटर है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। तीसरा शक्ति केंद्र जो ज्यादा खतरनाक है, वो है सीओसी। सीओसी यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। इसमें बैंकों, जिन बैंकों का कर्जा डूबा, उन बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव सीओसी में बैठते हैं। तो आरपी एक प्लान बनाता है, रिजोल्यूशन प्लान बनाता है और सीओसी में देता है, और सीओसी जब तक उसको ओके नहीं बोलेगा तब तक वो प्रपोजल एनसीएलटी में नहीं जाएगा। जब एनसीएलटी में जाएगा, एनसीएलटी को मार दिया, कंपनी बिक गई। अब सीओसी तय करता है कितना हेयर कट देना है, यानी कितना कर्जा छोड़ना है। अब मैं मान लीजिए बैंक हूं, मैंने कर्ज दिया है, तो मैं अपना कर्ज ज्यादा से ज्यादा वसूलने की कोशिश करूंगा, लेकिन आरपी एक प्लान लेके आता है और सीओसी यानी बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव जो कमेटी में बैठे हुए हैं, वो बगैर किसी उसके क्राइटेरिया के, जो मन में आता है, जिसको जो अप्रोच हो, जिसका जो प्रेशर हो, उस हिसाब से कर्ज को माफ कर दिया जा रहा है। तो ये 3 शक्ति केंद्र आईबीसी रूट के तहत काम कर रहे हैं, और इन 3 शक्ति केंद्रों ने कैसे एमटेक को लूटा या एमटेक के प्रोमोटर्स को कैसे बचाया, संभाला, अब यहां पे मैं आ रहा हूं, बस थोड़ा और टाइम लूंगा। एमटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज की टोटल बोरोविंग्स है 25,000 करोड़। इसमें एक कंपनी है इनकी एमटेक ऑटो 12,500 करोड़, दूसरी कंपनी है इनकी कैस्टेक 7,500 करोड़, तीसरी कंपनी है मेटालिस्ट 3,500 करोड़, और एक चौथी कंपनी है एआरजीएल एंड अदर्स 1,500 करोड़। 2017 में एमटेक ऑटो इंसॉल्वेंसी में गई, यानी 2017 में एमटेक ऑटो ने एनसीएलटी को एप्लीकेशन दिया कि साहब हम डूब गए हैं, हमको हमारी रक्षा करो। तो जैसे इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी में जाना, कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जा रही, यानी इंसॉल्वेंसी केस बन गई। तो जैसे एनसीएलटी में केस गया, तो एनसीएलटी एक आरपीओ अपॉइंट करता है, यानी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करता है। यहां पे जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किए गए, उनका नाम है दिनकर वेंकट सुब्रमण्यम। ये बेसिकली अर्न्स्ट एंड यंग EY ऑडिट फर्म के पार्टनर भी हैं, और इंडिया बेस्ड एक बड़े ऑडिटर या चार्टर्ड अकाउंटेंट कह सकते हैं ये। तो इनको सबसे पहले एमटेक ऑटो के 12,500 करोड़ के डिफॉल्ट का पूरा केस इनको हैंडओवर किया जाता है कि इसको आप सॉल्व करिए, इसका रिजोल्यूशन प्लान दीजिए। 2018 आते आते एमटेक ग्रुप की जो बाकी कंपनियां वो भी डिफॉल्ट कर जाती हैं, कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका भी डिटेल है हमारे पास, कैसे कनेक्टेड है सब। तो कैस्टेक्स, मेटालिस्ट और एआरजीएल वेंट इनटू इंसॉल्वेंसी एंड सेम आरपीए इज अपॉइंटेड। यहां से भ्रष्टाचार शुरू होता है। एक कंपनी का अगर एक रिजोल्यूशन प्लानर है, तो सेम
प्लानर, सेम प्रोफेशनल दूसरी कंपनी को नहीं देना चाहिए था, ताकि एक क्रॉस चेक हो सके। तो एक मिलीभगत करने के हिसाब से उसी दिनकर वेंकट सुब्रमण्यम साहब को चारों कंपनी यानी 25,000 करोड़ का एक रिजोल्यूशन प्लान देने का निर्देश दे दिया गया इनके तरफ से, क्या नाम है, एनसीएलटी की तरफ से। लिक्विडेशन के समय एमटेक ऑटो का टोटल एसेट 15,000 करोड़ था, इसमें से फिक्स्ड एसेट 9,700 करोड़ का था। फिक्स्ड एसेट जिसको कहते हैं फिजिकल प्रेजेंस था जिस एसेट का, वो 9,700 करोड़ था। और इस आधार पर आरपी ने कंपनी का एक लिक्विडेशन वैल्यू तय किया और पोटेंशियल बिडर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की। अब उसकी बिडिंग का प्रोसेस शुरू होता है और इस आधार पर जब पूरा वैल्यूएशन तय किया तो आरपी ने एक वैल्यूएशन बताया कि भाई 4,100 करोड़ में पूरा ग्रुप बेचा जा सकता है। दो बिडर आते हैं, 25,000 करोड़ की कंपनी 4,100 करोड़ में बेचने की बात होती है। नीलामी की प्रक्रिया शुरू होती है, दो बिडर आते हैं। मार्च 2018 तक दो बिडर आते हैं। एक बिडर है लिबर्टी हाउस ग्रुप और दूसरा बिडर है डेक्कन वैल्यू इन्वेस्टर्स। ये दो बिडर्स आते हैं और दोनों बिडर्स सीओसी से यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर से नेगोशिएशन करना शुरू करते हैं और फाइनली कहीं जाके नेगोशिएशन में वो कामयाब भी हो जाते हैं। ये मार्च 2018 की बात। मार्च 2018 के पहले ठीक उसी टाइम पे आईबीसी का एक रूल है कि जब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल किसी कंपनी का लिक्विडेशन का प्रोसेस शुरू करता है, वैल्यूएशन शुरू करता है, तो एक इंडिपेंडेंट ऑडिट फर्म को हायर करता है और उसको बोलता है कि लिक्विडेशन में आने के 2 साल के भीतर इस कंपनी के क्या क्या ट्रांजैक्शन थे उसका रिव्यू करिए, उसको जरा एग्जामिन करिए। तब एक ऑडिट फर्म को अपॉइंट करते हैं, उसका नाम है अर्न्स्ट एंड यंग, ईवाई, जो एक इंटरनेशनल फर्म है जिसका इंडिया में भी अपना प्रेजेंस है। इस बीच ऑडिट फर्म अर्न्स्ट एंड यंग सीन में आता है, यहीं से घोटाला एक्सपोज होता है। ईवाई ऑडिट फर्म ने, जो जिसमें आरपी के पार्टनर भी हैं, ईवाई की ऑडिट फर्म और ईवाई की रिपोर्ट आती है फरवरी 2018 में। मार्च में बिडर्स फाइनल हो गए, जबकि फरवरी में ईवाई की एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट बिडर्स को नहीं दिखाई जाती है। यह रिपोर्ट क्योंकि एक्सप्लोसिव थी, इस रिपोर्ट में घोटाला था। इस रिपोर्ट ने एमटेक के प्रोमोटर्स के सारे कारनामों को एक्सपोज किया। इस रिपोर्टर से फाइंड आउट क्या किया, इस रिपोर्ट में क्या फाइंड आउट है? क्या कोई राजनीतिक दल बलात्कारियों के साथ खड़ा हुआ दिख रहा हो? अगर दिख रहा हो तो बताइए, फिर आप टिकटें भेजिए, हम सबको भेजिए। हम सब, संजय निरुपम जी भी बंबई नहीं जाएंगे, वहीं चल देंगे, प्रणव झा भी चले जाएंगे, संजीव सिंह भी चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, क्या है उसमें? अरे जहां एक्शन होता हो, जहां पुलिस पर कोई दबाव नहीं डाला जाता हो, जहां बलात्कार की शिकार हुई महिला का चरित्र हनन नहीं किया जा रहा हो, जहां उसके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार खुद मुस्तैद हो, वहां ये स्टंट करने की आवश्यकता क्या है आपको? करते ना ये स्टंट कठुआ में, करते कुलदीप सेंगर के लिए। बलात्कार से हटकर अगर बात करें तो करते ना लखीमपुर में। तो यहां से इनकी नीयत समझ में आ जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ हल्की राजनीति करेंगे, गंभीर राजनीति करने का इनके बस की नहीं है। चलिए, जो आज एजेंडा तो